रिकॉर्डिंग शुरू। हेलो, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लेक्चर में। तो आज मैं उसी रेगुलर लैंग्वेज को कंटिन्यू कर रही हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपको रेगुलर लैंग्वेज के बारे में बताया था, रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बताया था, और मैंने ऑडियो ऑफ करके रखिए प्लीज। रेगुलर लैंग्वेज के बारे में, रेगुलर एक्सप्रेशन, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब आज जो मैं आपको बताऊंगी वो होगा क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। भी आपको बताया था कि अगर हम कहते हैं कि लैंग्वेज जो है हमारा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, रेगुलर लैंग्वेज जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं कि आप लैंग्वेज को रेगुलर, अगर दो लैंग्वेज रेगुलर है तो फाइनली लैंग्वेज क्या होगा, रेगुलर ही होगा। ये बात हो गई आपकी, ठीक है ना। तो इसमें आपको आप क्या 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 देख रहे हैं कि भाई रेगुलर लैंग्वेज जो है आपका वो अगर कॉन्कैटिनेट करते हैं दो रेगुलर लैंग्वेज को तो लैंग्वेज क्या होगा, रेगुलर ही होगा। अगर आपका दो लैंग्वेज जो है वो आपको उसको यूनियन करते हैं और फिर भी आपका दो यूनियन के बाद जो लैंग्वेज है वो क्या है, रेगुलर है, तो उसको आप क्या कहेंगे कि यूनियन जो है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, आपका जो रेगुलर लैंग्वेज है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझते हैं। तो इसी में हम लोग यूनियन प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या किए थे, समझ लिए थे। अब आज जो है हम लोग किस प्रॉपर्टी को समझेंगे, रिमेनिंग प्रॉपर्टी को समझेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन आप लोग देखते जाइए। देखिए यूनियन का एग्जांपल लिया था हमने कि अगर L1 बराबर क्या है, a टू द पावर n, यानी ये a स्टार है। क्यों? क्योंकि a n ग्रेटर देन इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टार को रिप्रेजेंट करता है। स्टार से मतलब क्या है, जो मतलब 0 टाइम्स a जनरेट हो सकता है, 1 टाइम्स n टाइम्स a जनरेट हो सकता है। सिमिलरली L2 जो है दूसरा ग्रामर आपका क्या है, b टू द पावर n सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, बी स्टार को जनरेट करता है। और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ए स्टार जो है ये क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है, बी स्टार भी रेगुलर लैंग्वेज है। और जब दोनों को अपन क्या करते हैं, यूनियन कर देते हैं, तो भी आपका क्या मिलता है, रेगुलर लैंग्वेज ही मिलता है। मतलब ए स्टार प्लस बी स्टार जो है वो अपने आप में क्या है, रेगुलर लैंग्वेज ही है, ठीक है। तो ये आपको पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि यूनियन जो है रेगुलर ग्रामर में, यूनियन क्लोजर प्रॉपर्टी को रेगुलर ग्रामर जो है वो जो है यूनियन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। उसी तरीके से रेगुलर ग्रामर में इंटरसेक्शन भी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। इसका मतलब आप क्या समझे कि अगर दो लैंग्वेज जो है मेरा वो एक दूसरे से क्या किए हैं, आपने आपने इंटरसेक्ट कर दिया है, तो फाइनली जो लैंग्वेज आपका बन के आता है वो भी क्या होता है, रेगुलर ही होता है। तो रेगुलर लैंग्वेज जो है यूनियन और कॉन्कैटिनेशन, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है। उसी तरीके से आप कॉन्कैटिनेशन में देखे थे कि L1 डॉट L2 जो है ये क्या है, कॉन्कैटिनेट है। तो इसमें मैंने आपको ध्यान दिलाया था कि बस ध्यान ये देना है कि अगर L1 और L2 को आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, इसका मतलब पहले क्या आएगा, a टू द पावर m, और बाद में क्या आएगा, b टू द पावर m n। कॉन्कैटिनेशन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि a टू द पावर m के बाद b टू द पावर n आया और फिर a टू द पावर n आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि L1 के बाद L2 आया है, और L1 L2 को अगर आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं तो फिर L2 के बाद L1 नहीं आने जा रहा है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो ये कॉन्कैटिनेशन है, ठीक है। तो अपन पढ़ लिए थे कि L1 और L2, L1 मान लीजिए क्या है, L1 आप लिखे a टू द पावर m सच दैट m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि a 0 टाइम्स हो सकता है यानी एप्सिलॉन टाइम्स, 1 टाइम्स यानी a, 2 टाइम्स यानी a, 3 टाइम्स यानी ट्रिपल a, इस तरह से इनफाइनाइट टाइम्स a। यहाँ एक और a दे दीजिए ना, a बार बार तो नहीं आएगा, a तो एक बार हो ही गया है ना। तो a 4 बार आ गया, 5 टाइम्स आ सकता है, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, इस तरीके से ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली b टू द पावर n में क्या होगा, 0, b, सिंगल b, डबल b, ट्रिपल b, आप लोग समझने लगे हैं इन चीजों को। अब जब आप L3 निकाल रहे हैं जिसमें आप कॉन्कैटिनेट क्या करें, L1 L2, यानी पहले L1 होगा, एप्सिलॉन आएगा, फिर a कोई भी अकेला भी हो सकता है, L1 का a और L2 का एप्सिलॉन तो फाइनली ये ही हो जाएगा, L1 का a और L2 का एप्सिलॉन तो a ही हो जाएगा, है कि नहीं।
और L1 का A और L2 का B भी मिल सकता है, तो A भी ये लैंग्वेज जनरेट करेगा लाइक दिस, है कि नहीं। या L1 का एप्सिलॉन और L2 का B जनरेट होगा, तो एप्सिलॉन और B तो B ही हो जाएगा, एप्सिलॉन और डबल B हो जाएगा। तो लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको क्या बताया था मैंने कि ये जो है कभी भी B और A नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ L1 पहले है बाद में L2 है कॉन्कैटिनेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से जो लैंग्वेज आपको L1 कॉन्कैटिनेट L2 आया, तो ये सब देख रहे हैं रेगुलर लैंग्वेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस रेगुलर लैंग्वेज सपोर्ट्स कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन आल्सो, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को कॉन्कैटिनेशन सपोर्ट करता है। क्लीन क्लोजर को भी रेगुलर लैंग्वेज सपोर्ट करता है, यानी कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है और उसके ऊपर आपने क्लीन क्लोजर लगा दिया तो भी वो लैंग्वेज क्या होगा, रेगुलर ही होगा, तभी आप इसको कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। अब क्लीन क्लोजर के लिए एग्जांपल भी देख लीजिए। अब मान लीजिए कोई लैंग्वेज आपका ए यूनियन बी है, यानी ए क्या है आपका, आप कहेंगे मैम रेगुलर एक्सप्रेशन है, बी क्या है, तो आप कहेंगे मैम ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, ओके फाइन। आप कह रहे हैं कि ए यूनियन बी है, ए यूनियन का बी का मतलब आप क्या समझते हैं, आइदर ए और बी और बोथ, है ना। तो ये इस तरीके से जो आपका लैंग्वेज बना उसको आप क्या नाम दिया, आपने नाम दिया L1। अब L1 का क्लीन क्लोजर का मतलब क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि मैम A प्लस बी का होल स्टार हो गया इसका क्लीन क्लोजर, है ना। तो L1 का अगर क्लीन क्लोजर निकालेंगे तो अपन लिखेंगे A प्लस बी का होल स्टार। अब देखिए A प्लस बी का होल स्टार का मतलब क्या हो गया, जैसे ही स्टार आ गया तो आप कहेंगे मैम एप्सिलॉन तो होना ही होना है, तो चलिए मैंने एप्सिलॉन लिख दिया, क्योंकि स्टार का मतलब ये होता है जीरो लेंथ। जीरो लेंथ का मतलब क्या हो, ए यूनियन बी का लेंथ क्या हो गया, जीरो। देखिए समझिए बात को, तो जब जीरो लेंथ हो गया तो वो एप्सिलॉन हो जाएगा। अब ए यूनियन बी का होल स्टार के, इसका मतलब सिर्फ एक ए भी हो सकता है ना, तो ओनली वन ए लिख दिया हमने। फिर डबल ए हो सकता है, ट्रिपल ए हो सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए, एनी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ बी एंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी। ए बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। और यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ये यूनियन है, कॉन्कैटिनेशन ए बी का नहीं है। यूनियन होने के कारण बी ए बी ए बी ए बी ए बी कुछ भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से ये जो आपको स्ट्रिंग मिला, तो ये स्ट्रिंग भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेगुलर स्ट्रिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका इससे ये प्रूफ होता है कि जो क्लीन क्लोजर है वो भी आपका क्या देता है, तो लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का क्लीन क्लोजर हमेशा क्या देता है, रेगुलर लैंग्वेज ही देता है। तो इस तरह से आपने क्या पाया कि रेगुलर लैंग्वेज जो है वो किसके किसके साथ इसका क्लोजर प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है, तो ये रेगुलर लैंग्वेज यूनियन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है। ये आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रूफ पूछता है, तो प्रूफ में आपको इसी तरीके से लिख के दिखाना पड़ेगा और जो मैंने समझाया वो उसमें कॉपी पर बताना पड़ेगा कि भाई अगर कोई दो रेगुलर लैंग्वेज है तो दोनों का यूनियन चूंकि रेगुलर लैंग्वेज होता है, इसीलिए हम कहेंगे कि रेगुलर लैंग्वेज में यूनियन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। सिमिलरली इंटरसेक्शन ऑपरेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को रेगुलर लैंग्वेज में सपोर्ट करता है। तो यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग, ठीक है ना। तो इसको आपको कॉपी पर नोट डाउन करना होगा और उसको लिख करके आपको बताना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली जो कॉन्कैटिनेशन है आपका, तो ये कॉन्कैटिनेशन भी आपका क्या है, ये अगर कोई दो रेगुलर लैंग्वेज आप लेते हैं, दोनों को कॉन्कैटिनेट करते हैं तो भी आपको रेगुलर लैंग्वेज मिलता है। तो आपको याद क्या क्या रहा, तो देखिए आपको याद रहा कि रेगुलर लैंग्वेज में यूनियन, फिर दूसरा क्या याद रहा, इंटरसेक्शन, तीसरा क्या याद रहा, कॉन्कैटिनेशन, चौथा क्या याद रहा, क्लीन क्लोजर। तो ये सब, और आखिरी कॉम्प्लीमेंट भी मैं बताऊंगी। तो ये सब जो है इसका ऑपरेशन रेगुलर लैंग्वेज का क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। मतलब दो लैंग्वेज के ऊपर, दो रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन आप अप्लाई करते हैं तो वो रेगुलर लैंग्वेज ही आपको देता है। एग्जाम्पल के साथ आप समझा देंगे, आपको कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट है, देखिए लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लिया, सपोज कीजिए a⁴n आपके पास एक लैंग्वेज है, पर कंडीशन यहाँ लगाया गया है कि सच दैट n ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो a⁴n है, ये जो लैंग्वेज जनरेट करेगा उसमें स्ट्रिंग क्या होगा, ग्रेटर देन 5, उससे कम का नहीं हो सकता। तो LG जो है ये लैंग्वेज, तो ये देखिए कम से कम 6 नंबर ऑफ ए जरूर जनरेट करेगा, ये जरूरी है ना। ग्रेटर देन 5 मतलब 6 नंबर ऑफ ए जनरेट करेगा, फिर 7 नंबर ऑफ ए जनरेट करेगा, फिर 8 नंबर ऑफ 8 जनरेट करेगा। तो आप कहेंगे मैम ये जरूरी है क्या कि वो 7 के बाद 8 ही करेगा, नहीं है, हाँ
ऐसा नहीं है, मतलब ये कोई सा भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है जहां n का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 5, अगर आपने लैंग्वेज को इस तरह से डिफाइन किया है तब, है ना। अगर यहाँ कोई बच्चा लिख देता है n ग्रेटर देन 7, तो वो कम से कम 8a को एक्सेप्ट करेगा ये लैंग्वेज। इसके स्ट्रिंग में एटलीस्ट 8a होने चाहिए, 9a भी चलेगा, 10a भी चलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ a चलेगा। पर अगर इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा, देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट ये लिखा है आपने, है डैश ऊपर में एल कॉम्प्लीमेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, उसका उल्टा। तो उसका उल्टा क्या होगा, अगर आपने यहाँ कहा है कि लैंग्वेज जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसका उल्टा है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो कुछ भी इस लैंग्वेज में है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, उसके अलावा जो भी बचता है सब इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो इसके अलावा इसमें क्या बचता है आप बताओ, तो n ग्रेटर देन 5 है, तो इसके अलावा इसमें क्या बचेगा, n लेस देन इक्वल टू 5, है ना। इसमें क्या बचेगा, n लेस देन इक्वल टू 5, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ देखिए n लेस देन तो भाई 0 भी तो हो सकता है ना, 0 लेंथ का भी स्ट्रिंग भी तो n लेस देन 5 है, तो यहाँ एप्सिलॉन मैंने इसमें लगा दिया है, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू 5 में 1a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, फिर 3a हो जाएगा, फिर 4a हो जाएगा, फिर 5a हो जाएगा। तो देखिए आपका अब बोलोगे कि मैम और इसके अलावा भी कुछ होगा, तो मैं कहूंगी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये n लेस देन इक्वल टू 5 आप लिखे ना, तो इसके अलावा इसमें अब और कोई स्ट्रिंग इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। अच्छा एक बात आप लोग बता सकते हैं कि इस दोनों लैंग्वेज में फाइनाइट और इनफाइनाइट लैंग्वेज कौन है, तो आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है मैम, ये काउंटेबल है इसलिए ये फाइनाइट लैंग्वेज है, और चूंकि ये बिना काउंट किया ये अनकाउंटेबल है, डॉट 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 लगा दिया आपने, यानी कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा, तो ये जो लैंग्वेज है ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग है दैट इज अनकाउंटेबल, बट दिस इज फाइनाइट लैंग्वेज। क्यों भाई, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो है वो काउंटेबल है, काउंट कर लीजिए ना, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये जो लैंग्वेज है ये 6 स्ट्रिंग को जनरेट करेगा, दैट इज व्हाई इट इज काउंटेबल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग को जनरेट करेगा, दैट इज व्हाई इट इज अनकाउंटेबल लैंग्वेज। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात, तो समझ गया तो मजेदार बात है, आपको बहुत अच्छा सवाल मैंने आज पढ़ाया है। ये जो देखिए इसके बेसिक्स को तो आगे समझने के लिए, हर एक सवाल बनाने के लिए जो कुछ भी अभी तक मैंने आपको बताया वो सब कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था। और ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी अभी आपको मैंने बताया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी पिछले क्लास में भी मैंने बोला था कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको ये जो कुछ भी मैंने यहाँ से बताया है, स्क्रीन शेयर कर दे रही हूँ मैं, तो ये सब अपने कॉपी पर आप लोग नोट कर लेंगे, और प्रतिदिन मैं बार बार कह रही हूँ कि हर 2-4 दिन पर आपको रिवाइज करना है। कंटेंट चाहे जितने भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप हर चीज को भूल जाएंगे, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको समय समय पर क्या करना है, रिवाइज करते रहना। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन, राइट। तो फिर आप एग्जाम में इस तरह से अगर समझा के विथ एग्जाम्पल लिख देंगे, आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जा सकते, ठीक है। चलिए आपके रेगुलर एक्सप्रेशन और लैंग्वेज के ऊपर कुछ अंडरस्टैंडिंग अधिक बढ़ाने के लिए मैंने 1-2 सवाल लिया है, उसको अभी मैं डिस्कस करूंगी। अच्छा एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले जरूर आप लोग को कहना चाहूंगी, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि ये देखिए, ये है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। अब ये कुछ सवाल दिया है, जरा पढ़ते हैं इसमें क्या है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर द अल्फाबेट 01, यस आपका लैंग्वेज है जिसमें अल्फाबेट क्या दिया गया है 01 इज डिस्क्राइब्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। यस ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया, और ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसमें अल्फाबेट क्या है, तो 0 और 1। आप कहेंगे मैम अल्फाबेट क्या है, आपको याद होगा कि फाइनाइट स्ट्रिंग को अपन क्या बोलते हैं, अल्फाबेट, जो उस लैंग्वेज में सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज दिया गया है रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब रेगुलर लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज में अल्फाबेट क्या है आपका 01, ठीक। तो आपसे पूछा गया है कि साहब आप बताओ कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये कैसा लैंग्वेज जनरेट करेगा। तो इसमें से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शन फाइंड आउट करना है। देखिए इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाता है, एमसीक्यू जो भी आएगा आपका, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम में चाहे गेट एग्जाम में, तो हर जगह आपको ये फेस करना पड़ेगा ऐसा सवाल, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको बनाने का कोशिश करते हैं, एंड वेरी सून आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन गेट एग्जाम।
और गेट एग्जाम को मैं इसलिए फॉलो करती हूँ क्योंकि इसी एग्जाम, ये एक अच्छा एग्जाम है ना, इसके सवाल को अगर आप बना लेते हैं तो आप ये समझ लो कि आप किसी भी एग्जाम के सवाल को आप बना सकते हो। इसके सवाल को बनाने के लिए उस हद तक अगर आपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लिया तो फिर यू कैन सॉल्व ए क्वेश्चन फ्रॉम एनी एग्जाम राइट नाउ। तो दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज सपोर्टिंग दिस एग्जाम क्वेश्चन राइट। तो यहाँ पर देखिए अब आपको सब समझ में आने लगा है ये क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप कहोगे मैम ये 0+1 का होल स्टार है, इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन है 0 और 1 का। एक बात तो इससे ये पता चलता है, यूनियन का मतलब क्या हो गया, 0+1 क्या क्या जनरेट कर सकता है। तो आप कहेंगे कि मैम ये 0 जनरेट करेगा। मैं बात सिर्फ 0+1 की कर रही हूँ अभी, देखिए जिसकी कर रही हूँ उतना ही हम लोग को चर्चा करना है। तो 0+1 यानी 0 और 1 का यूनियन क्या जनरेट करेगा, तो आप कहेंगे 0 करेगा, 1 करेगा, 0 0 करेगा, 1 1 करेगा। और गड़बड़ बोल रही हूँ क्या मैं, यस आई एम गड़बड़ बोला मैंने। 0+1 क्या क्या करेगा, 0 करेगा, 1 करेगा, 0 1 करेगा और 1 0 करेगा, और तो कुछ नहीं करेगा। बात अगर अपन 0 1 की करें तो ठीक है। अब इसमें 0 1 नहीं सिर्फ लिखा है, इसने क्या लिखा है, 0+1 का होल स्टार। इसका मतलब आप क्या कहने वाले हैं, आप कहने वाले हैं कि 0 लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक, तो एप्सिलॉन करेगा। स्टार जहां आ गया वहां एप्सिलॉन तो पक्का रहेगा। उसके बाद एनी नंबर ऑफ 0, एनी नंबर ऑफ 1, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। 0 और 1 कितनी दफा भी आ सकता है, यानी 0 0 0 0 दो बार आ सकता है, 1 0 0 एनी नंबर ऑफ टाइम्स आ सकता है, 0 एनी नंबर ऑफ टाइम्स, 1 एनी नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी 0 1 हो सकता है, 0 1 1 हो सकता है। तो आप कहेंगे मैम 0 1 के बाद 0 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। फिर 0 1 0 1 कोई सा भी कॉम्बिनेशन 0 1 का जनरेट कर लीजिए, सब स्ट्रिंग ये जनरेट करेगा। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए अब यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसके बाद कॉन्कैटिनेशन है, यानी 0 1 के होल स्टार के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0। तो ये 0 के ऊपर कोई तरह का सिंबल नहीं लगाया गया। इसका मतलब क्या है कि ये 0 रहेगा ही रहेगा। एप्सिलॉन रहता तब ना आप कहते कि नल होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ 0 रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो 0 है, दिस विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन योर लैंग्वेज। एग्री राइट, कि ये 0 जो है ये इसमें चुनाव है कि इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, पर ये वाला जो है इसमें चुनाव नहीं है। दिस 0 विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन योर लैंग्वेज राइट। फिर उसी तरीके से ये क्या है, 0+1 का होल स्टार, तो इसमें भी चुनाव है, लेकिन ये 0 जो है वो क्या रहेगा, हमेशा आपके लैंग्वेज में प्रेजेंट रहेगा। फिर 0+1 का होल स्टार, ये फिर इसमें चुनाव है। तो कुल मिला के आपने क्या देखा कि कम से कम दिस 0 एंड दिस 0 2 0। देखिए इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो मैं आपको एक बात समझा देती हूँ कि कम से कम स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को फाइंड कीजिए, क्योंकि लार्जेस्ट स्ट्रिंग का तो कोई लिमिट ही नहीं है। इसके अलावा तो पता नहीं कितना स्ट्रिंग इसमें जनरेट हो सकता है, कॉम्बिनेशन आप कहाँ पकड़ते रहिएगा। लेकिन हाँ एक बात इसमें पक्का है कि ये वाला 0 और इस 0 के बाद हो सकता है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 आवे, हो सकता है ना भी आवे, लेकिन ये 0 उसके बाद पक्का आएगा। तो कम से कम 2 0 तो इस स्ट्रिंग में रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा जो रहे। इसके अलावा ये 0 के पहले भी बहुत कुछ हो सकता है, 0 के बाद भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये 0 तो रहेगा। और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो चलिए हम इसके ऑप्शन को अब पढ़ के सुनाते हैं। कहता है द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग द सब स्ट्रिंग 0 0। कहता है कि इसमें जो सब स्ट्रिंग है वो क्या है कि ये 0 0 को एक्सेप्ट करेगा। सब स्ट्रिंग जो होगा वो क्या होगा, 0 0 होगा। तो सब स्ट्रिंग 0 0 होगा, ये बात आप कैसे पकड़ेंगे। तो देखिए बात को समझिए, सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जो हमेशा कंटिन्यूटी में आवे। मतलब ये 0 सब स्ट्रिंग अगर 0 0 है तो ये 0 0 साथ में आएगा। बात को समझिए, देखिए हमेशा कंफ्यूज करते हैं ये लोग ऑप्शन में। 0 0 सब स्ट्रिंग है, दैट मीन्स कि 0 0 ऑलवेज कम विथ साथ साथ, है ना, कंजिक्यूटिव। लेकिन ये जो लैंग्वेज है देखिए ये क्या कहा है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में जरूरी थोड़े है कि ये 0 0 साथ में आएगा, नहीं ना है। बोलिए कैसे, अगर मान लीजिए आप कहिएगा कि मैम ये 0 है और इसमें क्या है 1 आ जाए, है ना, सेलेक्ट कर सकते हैं 1 और फिर ये 0 आ गया, तब तो ये सब स्ट्रिंग नहीं रहा। लेकिन आप कहिएगा कि मैम अगर ये एप्सिलॉन है तब तो ये सब स्ट्रिंग हो जाएगा।
तो बिल्कुल अगर ये एप्सिलॉन सेलेक्ट किया 0+1 का होल स्टार, तब तो ये 0 0 होगा। लेकिन अगर इस 0+1 के होल स्टार में 1 सेलेक्ट हो गया, तब तो ये 0 0 1 0 हो जाएगा ना। मैं इतनी दूर की बात कर रही हूँ, आगे पीछे की बात मैं नहीं कर रही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 1 0। तो उस केस में आपका जो ये बात लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा ना। इसमें लिखा है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग। अरे साहब, ऑल स्ट्रिंग में ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसमें कुछ स्ट्रिंग ऐसे जरूर होंगे जो क्या जनरेट करेंगे, सब स्ट्रिंग 0 0, ठीक है ना। तो हमेशा मिनिमम पर जाके सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो समझ में आई बात कि सब स्ट्रिंग ऑलवेज 0 0 प्रेजेंट नहीं रहेगा ड्यू टू दिस 0+1 का होल स्टार। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग ऑप्शन। चलिए दूसरा ऑप्शन पढ़िए। कहता है द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एट मोस्ट 2 0। नहीं साहब, 2 0 कैसे हो सकता है? एट मोस्ट 2 0 तो इसी दोनों के कारण हुआ जो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। अब इससे भी तो हो सकता है कि आप 0 0 कितना भी नंबर ऑफ टाइम्स जनरेट कर लें, तो ऐसा थोड़े है कि आपके हर स्ट्रिंग में सिर्फ 2 ही 0 होगा, कई सारे 0 हो सकते हैं, है ना। हाँ, लेकिन कम से कम 2 0 जरूर होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन बी भी आपका क्या हो गया? करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि एटमोस्ट 2 0 होना चाहिए, ठीक है। खत्म हो गई बात। नेक्स्ट ऑप्शन में आइए। कहता है द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एटलीस्ट 2 0। दिस ऑप्शन इज करेक्ट ना। कम से कम 2 0 तो होगा ही होगा, इसके अलावा जो भी रहे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट नाउ, है ना, कि ये वाला 0 ये वाला 0 को आप हटा नहीं सकते, इस पर कोई चुनाव आपका नहीं है, तो ये पक्का रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो ये कह रहा है कि सब स्ट्रिंग होगा 0 0, हर में नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि 0 0 के बीच 1 भी आ सकता है। फिर कह रहा है एटमोस्ट 2 होगा, ऐसा थोड़ी है, 0 कितना भी नंबर ऑफ टाइम्स आ जाए। तो ऑप्शन बी भी गलत है। लेकिन ऑप्शन सी इसलिए सही है क्योंकि कम से कम 2 0 तो इस स्ट्रिंग में रहेगा ही रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि इसका मिनिमम स्ट्रिंग 0 0 है। अब मैक्सिमम तो भाई इधर एनी नंबर ऑफ 0 1 हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1। चलिए लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिन एंड एंड विथ आइदर 0 और 1। नहीं साहब, इसमें कैसे आप कह सकते हैं कि आइदर 0 और 1? बिगिन और एंड की बात आप कैसे कह सकते हैं बताइए? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिन एंड एंड विथ आइदर 0 और 1, आइदर 0 और 1, बिगिन और एंड विथ आइदर 0 और 1। how what we can say about it? The set of all string that begin and end, begin करेगा 0 से और एंड करेगा 0 से, या बिगिन करेगा 1 से और एंड करेगा 0 से, या तो 1 से या 0 से, है। बिगिन और एंड 0 0 0 1। देखिए इसका अप्रोप्रिएट आप आंसर तो हमारे पास सी निकल के आ ही चुका है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका सी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बोलता है कि कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज जनरेटेड बाय द गिवन ग्रामर। ये जो ग्रामर आपका दिया हुआ है इसमें कौन सा लैंग्वेज इसमें जनरेट हो रहा है, ये आपको बताना है। तो ये ग्रामर दिया हुआ है। देखिए अब आपको समझने के लिए, अब ये ग्रामर क्या क्या स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है ये पहले समझिए, तब ये लैंग्वेज को पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो ग्रामर है, तो सबसे पहले तो आपको लग रहा है एस डेराइव्स एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन पक्का ये जनरेट करेगा, इसलिए मैंने यहाँ एप्सिलॉन लिख दिया है। फिर देखिए क्या लिखा है, एस डेराइव्स ए एस। इसका मतलब क्या हुआ कि एस से ए तो पक्का डेराइव होगा 1a, और अगर इस एस को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दीजिएगा तो आप कहिएगा कि मैम 1a हम जनरेट करने में कामयाब हो गए, ठीक है। तो एस डेराइव्स ए। क्यों एक ए क्यों जनरेट होगा? क्योंकि अगर आप इस प्रोडक्शन को फॉलो कर रहे हैं सिर्फ, तो एस को ए किए और एप्सिलॉन इस एस के जगह एप्सिलॉन पुट कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? सिंगल ए, है ना। तो सिंगल ए, अब इसके बाद तो कुछ नहीं डेराइव कर सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर सिंगल ए मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद आप कह सकते हैं कि मैम इस वाले एस को ऐसा करते हैं कि ए एस से रिप्लेस कर देते हैं। तो मैं कहूंगी ठीक है, पहले से एक ए है और उसमें ए एस से आपने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। मैं करके दिखाऊं क्या, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए मान लीजिए ये एस है आपका दिया हुआ, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये एस से आप क्या रिप्लेस कर रहे हैं, ए स्मॉल ए है और कैपिटल एस है, ठीक है। अब इसको मैंने कहा कि इस एस से अब आप क्या करो कि कैपिटल एस से क्या करो कि एक ए जनरेट करो, सॉरी ये
ये ले लिया गड़बड़, स्मॉल ए है और कैपिटल एस है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये वाला जो ए है इसको एज इट इज रहने दीजिए और इस एस को रिप्लेस कर दीजिए ए एस से। तो आप कर सकते हैं ना, तो आप कहेंगे कर सकते हैं मैम, तो मैंने ए लिख दिया और फिर कैपिटल एस लिख दिया। और कैपिटल एस को आपको प्रोडक्शन में दिया हुआ है कि एप्सिलॉन कर दीजिए, तो अगर कैपिटल एस को एप्सिलॉन में रिप्लेस कर दीजिएगा तो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो ग्रामर है वो क्या जनरेट करेगा, सॉरी ए जनरेट कर लेगा, 2a जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप 3a भी जनरेट कर सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। एक ए स्मॉल में लिखा हमने, फिर कैपिटल एस लिख दिया, फिर कैपिटल एस को हम क्या कर रहे हैं, ओहो, कैपिटल एस को अपन क्या कर रहे हैं, देखो आप कहोगे कि मैम उसी तरीके से आप, अरे ये गड़बड़ हो जा रहा है, जस्ट ए मिनट, अरे भाई बड़ा समस्या, रुको, अब सो स्टूपिड, ये ना कई बार कंप्यूटर स्मार्टली जब एक्ट करने लगता है ना तो बड़ी समस्या भी बना देता है। अरे भाई यही रहने दो, अब मुझे परेशान कर रहा है। चलो, तो आप लोग समझ रहे हो ना, इस एस को फिर ए से आप रिप्लेस करोगे तो 3a हो जाएगा जनरेट, 4a जनरेट हो जाएगा, 5a जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से एनी नंबर ऑफ ए जनरेट कर लोगे ड्यू टू दिस एस। सिमिलरली यू कैन जनरेट बी एस ओनली आल्सो, एस को रिप्लेस बी एस करोगे तो एक बी जनरेट होगा, अगर एस को रिप्लेस एप्सिलॉन से कर दोगे तो। उसी तरह इस एस को फिर से बी एस लिख दोगे एस के जगह तो 2b जनरेट हो जाएगा, 3b जनरेट हो जाएगा, 4b जनरेट हो जाएगा, एनी नंबर ऑफ बी जनरेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना फिर मेरी बात, आप ये भी तो कर सकते हो कि एस डेराइव्स ए एस लिखे और एस के जगह आपने बी एस को पुट कर दिया, यू कैन डू इट ना। तो आप कहोगे यस मैम, तो ए बी भी जनरेट हो जाएगा इससे, एस को अगर एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर दोगे तो। फिर ए बी के बाद एनी नंबर ऑफ बी कर सकते हो और इस एस के जगह ए एस भी रिप्लेस कर सकते हो, यानी एनी नंबर ऑफ ए। मतलब क्या हुआ ये, मतलब ये हुआ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी आप जनरेट कर सकते हो और एनी नंबर ऑफ ए एंड बी जनरेट कर सकते हो। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर लाइक दिस कि सिंगल ए, कई एनी नंबर ऑफ ए हो सकता है, एनी नंबर ऑफ बी हो सकता है और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी जनरेट कर सकता है ये लैंग्वेज, है ना। तो अब आप देखो स्ट्रिंग को हमको पता पड़ गया कि कैसा स्ट्रिंग जनरेट करेगा ये लैंग्वेज। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें से कौन सा मैच करता है। तो ये देखो क्या लिखा है, a टू द पावर n b टू द पावर m। तो ये क्या है, ये दोनों का कॉन्कैटिनेशन है। तो a टू द पावर n और ये nm ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन गड़बड़ क्या है इसमें कि यहाँ a और b क्या है कि कॉन्कैटिनेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये लैंग्वेज भी क्या करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के कारण एप्सिलॉन तो जनरेट करेगा, एनी नंबर ऑफ ए भी जनरेट करेगा अगर m को 0 कर दोगे तो, और n को 0 कर दोगे तो एनी नंबर ऑफ b भी जनरेट करेगा और a के बाद एनी नंबर ऑफ b भी जनरेट करेगा, एनी नंबर ऑफ a एनी नंबर ऑफ b। लेकिन ये क्या नहीं जनरेट करेगा, तो ये b के बाद a को जनरेट नहीं कर पाएगा, है ना। जबकि ये वाला जो प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है इसमें क्या है कि b के बाद भी a आ सकता है, पर ड्यू टू कॉन्कैटिनेशन, मैं बार बार आप लोग को समझाई हूँ कि कॉन्कैटिनेशन में बी के बाद ए नहीं आएगा। तो ये जो बी के बाद ए यहाँ से जनरेट हो रहा था, दैट कैन नॉट बी जनरेटेड बाय दिस ग्रामर, है ना। वो स्ट्रिंग इस ग्रामर से जनरेट नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन ए आपका क्या है, गलत ऑप्शन है। ये सब सवाल को फिर से बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना। ये सब कॉन्सेप्ट अगर बिल्डअप हो गया तो रेगुलर ग्रामर से हर जगह सवाल रहता है, ठीक है। तो इसको आप फिर से थिंक ओवर कीजिएगा, हमने समझा दिया। अब इसमें आइए, ये क्या लिखा है, ए बी का होल स्टार, डब्ल्यू है इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी, ऐसा थोड़ी ही है। इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी को तो ये जनरेट करेगा ही करेगा, लेकिन अनइक्वल नंबर भी तो करेगा। ये थोड़ी ही आपका काउंट कर रहा है ए और बी को, नहीं कर रहा है ना। लकीली इक्वल ए बी हो सकता है, बट इट इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर दिस स्ट्रिंग, फॉर दिस ग्रामर, है ना। इसमें स्ट्रिंग कहाँ आपका, देखिए इसमें ए और बी कहाँ काउंट इक्वल हो रहा है। अच्छा इत्तेफाक से हो गया है, अदरवाइज जरूरी तो नहीं है, आप 2 या 3 भी जनरेट कर लीजिए, है ना। तो ऑप्शन बी भी आपका क्या है, गलत ऑप्शन है। अब आइए थर्ड ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन में भी वही मामला फंस गया। देखिए ए टू द पावर एन तो ठीक है, एनी नंबर ऑफ ए, बी टू द पावर एन एनी नंबर ऑफ बी इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ क्या गड़बड़ कर दिया इन्होंने कॉन्कैटिनेट कर दिया। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ए के बाद बी को जनरेट करेगा,
बी के बाद ए को जनरेट नहीं करेगा, जबकि ये लैंग्वेज बी के बाद भी ए को जनरेट कर रहा है। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट। अब बचा ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी को भी समझ लीजिए। ऑप्शन डी में क्या हो रहा है, ए बी का होल स्टार है, तो ये तो कुछ भी कर सकता है, यही तो आप चाहते थे, ए प्लस बी का होल स्टार है नहीं। इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन जनरेट होगा, एनी नंबर ऑफ ए जनरेट होगा, एनी नंबर ऑफ बी जनरेट होगा, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी जनरेट होगा। तो दिस इज द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज करस्पॉन्डिंग टू दिस रेगुलर ग्रामर। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर डी है। प्लीज प्लीज आप लोग सभी बच्चे इसमें कॉपी पर नोट करेंगे, इसको थिंक ओवर करेंगे, और मैं इस पर कुछ और भी सवाल लेकर आपके लिए आऊंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस पे और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगले क्लास में, इस पे और भी ज्यादा मैं प्रैक्टिस आप लोग को करवाऊंगी। तो इसी के साथ मैं लेक्चर को समाप्त कर रही हूँ। और अगर आप लोग से रिक्वेस्ट है, आपको समझ में आता है, लेक्चर अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको कमेंट कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। हम बहुत जल्दी आपके साथ दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर, बाय।